प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा, इसमें भी विप्लव एवं प्रति विप्लव का अगला भाग। ठीक है बच्चों, चलिए बगैर देरी किए हुए हम लोग अपने चैप्टर पर पहुंच रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये है अगला पार्ट हम लोगों का, विप्लव एवं प्रति विप्लव। ये है भाग दो या शेष भाग। ठीक है, विप्लव एवं प्रति विप्लव। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आज गुरिल्ला युद्ध 3 चरण। ठीक है, गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता के 3 प्रमुख चरण वो कौन कौन से हैं बच्चों? ये कार्रवाई माओ से तुंग ने लिखा है, जिसे आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जनक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जनक किसे कहा जाता है? माओ से तुंग को। अब इसने देखिए गुरिल्ला युद्ध की सफलता के 3 चरण कौन कौन से बताएं। माओ से तुंग ने गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता हेतु 3 चरणों का वर्णन किया है, जिसमें प्रत्येक चरणों में अलग अलग कार्यों का उल्लेख किया है। अब देखिए, इन्होंने प्रथम चरण जो बताया है वो क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। प्रथम चरण इसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक प्रतिरक्षा का चरण। प्रथम चरण को स्ट्रैटेजिक प्रतिरक्षा का चरण कहा जाता है। इसमें देखिए गुरिल्लों को क्या करना चाहिए। ये एक प्रकार से ये तैयारी की अवस्था होती है। कैसी तैयारी? गुरिल्ला कार्रवाई की तैयारी। इसमें क्या क्या कार्य किया जाता है? पहला कार्य जो किया जाता है, स्थानीय जनता का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करना। ये बच्चों प्रमुख है, क्योंकि प्रमुख इसलिए कहा जाता है कि कोई भी गुरिल्ला कार्रवाई, कोई भी विप्लव की कार्रवाई, कोई भी क्रांति की कार्रवाई, ठीक है, बगैर स्थानीय जनता के समर्थन एवं सहयोग के सफल नहीं हो सकता। इस बात की बच्चों 100% गारंटी है कि बगैर स्थानीय जनता के सहयोग और समर्थन के कोई भी गुरिल्ला कार्रवाई, कोई भी विप्लवी कार्रवाई सफल नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें और क्या किया जाता है? प्रचार के माध्यम से जनता में सरकार के प्रति घृणा एवं असहयोग उत्पन्न करना। यानी प्रचार करके अफवाह के द्वारा जो जनता है, ऐसे कार्य कीजिए, ऐसा प्रचार कीजिए कि जनता सरकार के प्रति घृणा का रूप अपनाने लगे, जनता के अंदर सरकार के प्रति घृणा भर जाए, या जनता के दिल में सरकार के प्रति घृणा भर जाए, गुस्सा भर जाए, असहयोग भर जाए। ठीक है, और कार्रवाई एवं सुरक्षा का आधार स्थापित करना, यानी कार्रवाई के लिए आपको किस स्थान से क्या कार्रवाई करनी है, और सुरक्षा के लिए अपने आधार बनाइए। कहाँ? जनता के बीच में। क्योंकि बच्चों इसको इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि गुरिल्ला सैनिक तो केवल युद्ध लड़ते हैं, बाकी संपूर्ण व्यवस्था, भोजन पानी, पैसा, सहयोग, छुपने का रास्ता, रहने के लिए व्यवस्था, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कौन करता है बच्चों? स्थानीय जनता करती है। ठीक है, चलिए, कार्रवाई एवं सुरक्षा का आधार स्थापित किया जाता है बच्चों प्रथम चरण में। आगे और क्या किया जाता है? जनता के बीच से अपने ही लड़ाकों की भर्ती किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। अर्थात जो स्थानीय जनता होती है उन्हीं के घर के नवयुवकों से अपना दल तैयार किया जाता है, उन्हीं को भर्ती किया जाता है और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है बच्चों, इतना ही नहीं, हथियारों की प्राप्ति के लिए शत्रु पर छिटपुट आक्रमण करना चाहिए। छिटपुट का मतलब जैसे छोटी छोटी कार्रवाई के द्वारा ऐसे स्थान पर आक्रमण कीजिए जहां से शत्रु से कुछ हथियार प्राप्त हो सके। 2-4 सैनिक जा रहे हैं, उन पे आक्रमण करके उनका हथियार छीन लीजिए। उसको ऐसे कुछ सैनिकों से शत्रु के या कुछ सैनिकों से हथियार छीन कर अपने जो नए नए लड़ाके आप भर्ती कर रहे हैं उनको आप उन हथियारों को प्रदान कीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि गुरिल्ला जो सैनिक होते हैं बच्चों बहुत अमीर नहीं होते, इनके पास बड़ी मुश्किल में भले थोड़ा सा जो है हथियार मिल जाए वही बहुत है। इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हथियारों की प्राप्ति कहाँ से करेंगे? उन्हीं राष्ट्रों से जिस पे आक्रमण कर रहे हैं। हथियारों के गोदाम पे आक्रमण करके गोदामों को लूट लेते हैं, लेकिन ये तब संभव है जब पहले कुछ हथियार अपने पास रहें तब, ना कि जो है
डायरेक्ट आप हाथ पांव से हथियार लूट लेंगे। कुछ हथियार पहले हो जाए, चाहे किसी सिपाहियों से, कुछ सिपाहियों से, 2-4 इधर उधर, 4, 6, 10, 20 ऐसे होते होते कुछ छीन कर अपनी छोटी सी टुकड़ी इस कदर मजबूत कर लिया जाए कि उससे हम कोई लूट मार कर सके। मान लीजिए सरकारी खजाना लूटना हो, सरकारी हथियारों का भंडार लूटना हो, तो वो कार्य कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए हथियारों की प्राप्ति के लिए छिटपुट आक्रमण करके हथियारों को प्राप्त किया जाए और हर संभव कार्रवाई द्वारा केवल अपनी शक्ति को बढ़ाना है बच्चों। इसमें नए नए लड़कों को भर्ती करना है, ट्रेनिंग देना है, छिटपुट आक्रमण द्वारा हथियार प्राप्त किया जाए, यानी अपनी सैनिक को शक्ति को बढ़ाना है। अभी शत्रु से अधिक उलझना नहीं है, गुप्त कार्रवाई रखना है, शक्ति को बढ़ाना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जब थोड़ी सी शक्ति कुछ ज़्यादा हो जाए तो हम जो है गुरिल्ला क्या करते हैं, द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं। द्वितीय चरण क्या है, गत्यावरोध का चरण। ठीक है बच्चों, ये है गत्यावरोध का चरण। अब गत्यावरोध के चरण में क्या होता है, छापामारों के आगे बढ़ने का चरण होता है। अब छोटी सी टुकड़ी तैयार हो जाए, छिटपुट कार्रवाई के द्वारा कुछ हथियार भी इकट्ठे हो जाए। अब देखिए इन पे क्या किया जाता है, शत्रु को छोटे छोटे आक्रमण करके परेशान किया जाता है। इसमें शत्रु को थकाकर उसकी शक्ति छीन करने का प्रयास किया जाता है। शत्रु के हथियारों एवं रसद भंडारों पर अधिकार करके अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी एक प्रकार से शत्रु को थोड़ा थोड़ा जो है कमजोर करने की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। ठीक है, उसके हथियारों को लूटना, उसके जो है सैनिकों को परेशान करना, मारकर भाग जाना। ठीक है, उसके गोदामों में आग लगा देना, अनाज के गोदामों में आग लगा देना। जिस प्रकार परेशान करने के तरीके आपको मालूम हो, उतने तरीके से इनको परेशान करना है आपको। और इस संपूर्ण चरण में करना क्या है कि शत्रु को परेशान करना, उनके हथियारों को छीनना, हथियार भंडारों को लूटना और उस हथियारों से अपने नए नए रंगरूटों को, अपने नए नए लड़ाकों को ट्रेंड करते हुए उनको हथियार प्रदान करना, उनको प्रशिक्षित करना और सुसज्जित करना। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें हमको ये चरण थोड़ा सा लंबा लगता है, क्योंकि इसमें जो है शत्रु को काफ़ी हद तक कमज़ोर जब कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है गुरिल्ला तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। देखिए इस चरण का प्रयोग तब तक करना है जब तक गुरिल्लों को ही विश्वास ना हो जाए कि अब शत्रु पर अंतिम आक्रमण किया जा सकता है। यानी जब इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि भरोसा हो जाए कि अब इनको हम डायरेक्ट जो है युद्ध करके इनको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चरण में शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी गलती संपूर्ण गुरिल्ला या संपूर्ण विप्लवी कार्रवाई को समाप्त करवा सकती है। इसलिए बहुत लापरवाही नहीं होना है, बहुत ही फूंक कर कदम रखा जाता है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं होती। जब तक पूर्ण भरोसा हो जाए कि अब हम इनको जो है समाप्त कर देंगे, तो उसी समय तीसरे चरण में प्रवेश किया जाना चाहिए। ठीक है, शत्रु जितना अधिक सेना व सैन्य उपकरणों का प्रयोग करता है वह उतना ही अधिक गुरिल्लों के हाथों में फंसता जाता है। और तब जो है गुरिल्लों को क्या करना चाहिए, वो तृतीय चरण में प्रवेश उसी समय करना चाहिए जब शत्रु काफ़ी हद तक अपने जाल में उलझ चुका हो और गुरिल्लों की ताकत या विप्लवियों की ताकत इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो शत्रु को समाप्त करके सत्ता पे अधिकार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये अंतिम आक्रमण का समय होता है। देखिए तृतीय चरण जो होता है इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक आक्रमण का चरण। एक प्रकार से अंतिम आक्रमण, जब सत्ता पे अधिकार करने का समय आ गया है, समझ लीजिए। अब देखिए ये गुरिल्ला कार्रवाई का निर्णयात्मक चरण होता है। अंतिम आक्रमण करके सत्ता पर अधिकार करने का चरण होता है। अंतिम आक्रमण करके सत्ता पर अधिकार करने का प्रयास किया जाता है और इसी में शत्रु को अंतिम रूप से परास्त करने का भी प्रयास किया जाता है। इस चरण में तब प्रवेश करना चाहिए जब विश्वास हो जाए कि हम शत्रु पर भारी पड़ेंगे और उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, और गुरिल्ला शब्दकोश में पराजय शब्द नहीं होता बच्चों। यह उसी समय प्रारंभ करते हैं जब विजय सुनिश्चित हो, अर्थात तृतीय चरण उसी समय प्रारंभ की जाती है जब ये हमको विजय के लक्षण दिखाई दे रहे हों
कि अब हम हारेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, वैसे भी गुरिल्ला जो गुरिल्ला योद्धा होता है वो अकेला 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। इतना मानक वो मान के चलता है कि हम अकेले जो है 10 जो है सैनिकों पे भारी पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, गुरिल्ला और सेना का अनुपात कितना होता है? 1:10 का। एक गुरिल्ला बराबर 10 सैनिक, इतना वो मान के चलता है अपने आप को। ठीक है, और गुरिल्ला शब्दकोश में पराजय नहीं होता। इसीलिए बच्चों इस चरण में उसी समय प्रवेश किया जाता है जब ये संभावना हो कि अब हम शत्रु को समाप्त कर सकते हैं या हम सत्ता पर अधिकार कर सकते हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं है। थोड़ा भी संदेह हो आप थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, थोड़ा और अपनी ताकत बढ़ा लीजिए, शत्रु को और कमजोर कर लीजिए, लेकिन जो है संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ मान लीजिए आपको पूरा भरोसा आपने कर लिया कि हम विजयी हो जाएंगे, लेकिन भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, यदि दुर्भाग्य से पराजय मिलती है तो क्या किया जाए? ऐसा नहीं है कि उसमें हम लोग डायरेक्ट लड़ भिड़ कर उनसे लड़ते हुए रहें, नहीं, तुरंत जो ताकत बचती है अपनी ताकत बचाइए और भागिए वहाँ से, और भागकर पुनः द्वितीय चरण में वापस लौट जाइए और पुनः अंतिम चरण की तैयारी में जुट जाना चाहिए। यानी फिर से आप दूसरे चरण में प्रवेश करिए, यानी एक कदम आप पीछे हटिए, दूसरे चरण में प्रवेश करके फिर से आप वही कार्य प्रारंभ कीजिए। छोटे छोटे आक्रमणों से शत्रु को परेशान करना, शत्रु को थकाकर शक्ति क्षीण करना, शत्रु के हथियारों और रसद भंडारों पर अधिकार करके अपने आप को ताकतवर बनाना। फिर जो है फिर उसी हद तक पहुंचना चाहिए कि अब जब फिर से जो है उनको आपको लगे कि अब हम जो है ताकतवर हो गए हैं, तो फिर से आप तृतीय चरण में कूदिए। कहने का मतलब दुर्भाग्य से जब आपको पीछे हटना पड़े तो अपनी शक्ति को बचाइए और उसको लेकर आप द्वितीय चरण में पीछे वापस जाइए। ठीक है बच्चों, ये हैं तृतीय तीनों चरण गुरिल्ला युद्ध की सफलता की। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रतिविप्लव। प्रतिविप्लव का मतलब होता है विप्लव विरोधी। विप्लव विरोधी कार्रवाई कौन करेंगे? विप्लवी तो नहीं करेंगे, विप्लवी विप्लवी कार्रवाई करेंगे, और विप्लवी विरोधी या विप्लव विरोधी कार्रवाई कौन करेंगे? सरकार करेगी वहाँ की। ये क्यों काहे करेगी? विप्लव को असफल करने के लिए। अब देखिए विप्लवी कार्रवाई को असफल करने के लिए खास करके वही तकनीकी अपनाई जाती है, वही नियम वही सिद्धांत अपनाए जाते हैं जिनका प्रयोग करके विप्लव या क्रांतिकारी या गुरिल्ला सैनिक ताकतवर बने होते। ठीक है, जैसे बताया जाता है कि जनता का सहयोग के बिना कोई विप्लव की कार्रवाई सफल नहीं होती। अब ये जनता का सहयोग अगर सरकार प्राप्त कर लेती है तो सीधी सी बात है कि विप्लवी कार्रवाई सफल बिल्कुल नहीं होगी अगर जनता का सहयोग, क्योंकि जिसके पास होगा वही सफल होगा। जैसे विप्लवियों के पास या क्रांतिकारियों के पास या गुरिल्लों के पास जनता का सहयोग होगा तो गुरिल्ला कार्रवाई सफल होगी, और सरकार के पास अगर जनता का सहयोग होगा तो सरकार की गुरिल्ला विरोधी कार्रवाई सफल होगी। ठीक है बच्चों, चलिए विप्लव एवं प्रतिविप्लव दोनों हेतु सर्वप्रथम जनता का सहयोग आवश्यक होता है। सीधी सी बात है, विप्लव को सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग विप्लवों को, सरकार को अपनी कार्रवाई या गुरिल्ला विरोधी या विप्लव विरोधी कार्रवाई को सफल बनाने के लिए सरकार को जनता का सहयोग मिलना चाहिए। जिसके पास सहयोग उसके उद्देश्य की प्राप्ति। ठीक है बच्चों, बस विप्लवकारियों को जनता के सहयोग से वंचित कर देना चाहिए। अब सरकार का दायित्व तो है बच्चों, अब ये प्रतिविप्लव या विप्लव विरोधी कार्रवाई ये किसका कार्य है? सरकार का। अब देखिए सरकार को क्या करना चाहिए? क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए या विप्लवकारियों को कुचलने के लिए या गुरिल्ला कार्रवाई को समाप्त करने के लिए पहला कार्य विप्लवकारियों को जनता के सहयोग से वंचित कर देना चाहिए। ठीक है, अब विप्लवकारियों के विरुद्ध जनता में घृणा अविश्वास पैदा करना, अर्थात जैसे विप्लवी जो है सरकार के विरुद्ध करते हैं तो वैसे सरकार को चाहिए कि विप्लवियों के विरुद्ध घृणा पैदा करना, और सरकार को जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि सरकार उनके हितों की रक्षा करने हेतु समर्थ और वचनबद्ध है। क्योंकि जब सरकार जो है जनता का ध्यान देने लगेगी तो सीधी सी बात है बच्चों, जनता जो है कभी विप्लवकारियों का साथ नहीं देगी। जनता को क्या चाहिए?
उनकी ज़रूरत, उनके उद्देश्य, उनका फोफड़ ना हो, सुकून से रहें, शांति से रहें, उनका विकास हो। इससे ज़्यादा जनता को क्या चाहिए। अगर सरकार विरोधी कार्रवाई करती है जनता की, तो जनता सरकार का विरोध करेगी और क्रांतिकारियों के साथ रहेगी। अगर सरकार जो है जनता को खुशी रखेगी, संतुष्ट रखेगी, विकास कार्य करेगी, तो जनता सरकार के साथ रहेगी और विप्लवियों का साथ वो नहीं देगी। ठीक है बच्चों, जनता जिसके साथ में, सत्ता उसके हाथ में। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। जनता जिसके साथ में, सत्ता उसके हाथ में। जनता अगर जो है विप्लवियों के साथ में है, तो सत्ता विप्लवियों के हाथ में चली जाएगी। जनता सरकार के साथ में है, तो सत्ता सरकार के हाथ में बनी रहेगी। ठीक, चलिए अब देखिए आगे क्या किया जाना चाहिए। जनता के स्तर को ऊपर उठाना। जैसे विप्लवकारी जनता की अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी का लाभ उठाकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह कराने में सफल हो जाते हैं। कौन? विप्लवकारी या गुरिल्ला या सैनिक या क्रांतिकारी। अब सरकार का दायित्व क्या होता है? सरकार का दायित्व ये होता है कि विद्रोह के कारण को सर्वप्रथम समाप्त करे। अर्थात अगर जनता जो है गरीबी से परेशान है, गरीबी से विद्रोह कर रही है, तो जनता की गरीबी दूर की जाए। जनता को अगर जो है बेरोजगारी से परेशान है, तो जनता की बेरोजगारी दूर किया जाए। ठीक है बच्चों, जनता अगर जो है शोषण का शिकार है, तो जनता का शोषण कार्य सरकार को बंद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाए, तभी विप्लव पर लगाम लगाया जा सकेगा। अर्थात जनता अगर संतुष्ट रहेगी, खुश रहेगी, खुशहाल रहेगी, विकसित रहेगी, तो सरकार के साथ में है। अगर नहीं विकसित है, सरकार जनता का शोषण कर रही है, तो जनता जो है विप्लवकारियों और क्रांतिकारियों के साथ में है। ठीक है बच्चों, बस वही समझ लीजिए जैसे अभी हमने आपको बताया, जनता जिसके साथ में, सत्ता उसके हाथ में। ठीक, वैध एवं प्रभावशाली सरकार। अब देखिए, कोई भी विप्लव या क्रांति अवैध और अप्रभावशाली सरकार के विरुद्ध होती है, और विप्लव विरोधी कार्यवाही हेतु सरकार का जनता द्वारा समर्थित एवं वैध एवं प्रभावशाली होना आवश्यक है। कोई भी विप्लव या क्रांति की कार्रवाई बच्चों अवैध सरकारों के प्रति ही होती है, जिसे जनता लाइक ना करे। ठीक है, और जनता जिसको चुन के सत्ता सौंपती है बच्चों, जनता उसके विरुद्ध कभी विद्रोह नहीं करती। हाँ, ये बात दूसरी है कि अगर उसने अपनी गलत नीतियों का प्रयोग किया जनता के विरुद्ध, तो जनता उसके विरुद्ध हो सकती है। लेकिन अगर वो जनता का ध्यान दे रही है गवर्नमेंट, तो जनता उसके विरुद्ध नहीं होती। ठीक है बच्चों, चलिए, इसलिए अगर जो है सरकार का समर्थन जनता को मिला है, तो विप्लव की कार्रवाई सफल नहीं होगी। ठीक है बच्चों, जिसके साथ जनता उसी की कार्रवाई सफल। ये तो हम आपको बता चुके हैं। गतिशील सैन्य कार्यवाही बच्चों, जैसे गुरिल्ला कार्रवाई के लिए गतिशीलता परम आवश्यक तत्व है। गति उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मार कर भाग पाएंगे। मारो और भागो जो सिद्धांत है वो तभी सफल होगा जब गुरिल्लों की गतिशीलता सरकार की गतिशीलता से ज़्यादा होगी। अब विप्लव विरोधी कार्रवाई के लिए सरकार को क्या चाहिए कि विप्लव के समान गुरिल्ला कार्रवाई उनको भी करनी पड़ेगी। किसको? सरकार को। और विप्लवकारियों को मिलने वाली संपूर्ण सुविधाओं से वंचित कर देना। ठीक है, और विप्लवकारियों के गुप्त ठिकाने, छिपाव आदि के स्थानों पर चकमा धोखेपूर्ण एवं गतिशील आक्रमण होना चाहिए। कहने का मतलब जैसा आक्रमण गुरिल्ला करते थे, उसी प्रकार का आक्रमण हमारी सरकार को भी करना पड़ेगा। ठीक, अर्थात जैसे गति पर आधारित गुरिल्ला कार्रवाई या विप्लव की कार्रवाई, उसी गति को बनाए रखना होगा गवर्नमेंट को, सरकार को, विप्लव विरोधी कार्यवाही के लिए। ठीक है, चलिए, और उसी तरह आक्रमण की रणनीति अपनानी होगी, जैसा जो है गुरिल्ला अपनाते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विप्लवकारी आंदोलन को प्रारंभ में ही नष्ट करना। बच्चों, जब क्रांतिकारी प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, तो खास करके वे अनुभवहीन होते हैं।
कहने का मतलब उस प्रारंभिक अवस्था को क्रांतिकारी खास करके जो भी कार्रवाई करते हैं, जब किसी क्रांति का जो जन्म होता है, अनुभवहीन तो होते हैं बच्चों, लेकिन उस कार्य को वो छुपा के भी रखते हैं सरकार से, अन्यथा सरकार उसको पहले ही समाप्त कर देगी। ठीक है, लेकिन इसमें है क्या कि जब क्रांतिकारी प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो वे अनुभवहीन होते हैं और बाहर से उन्हें कोई समर्थन और मदद भी नहीं मिल रही होती है। उस समय अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो विप्लव को आसानी से जो है दबाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, लेकिन सरकार को जब पता हो तब ना, क्योंकि सारी कार्रवाई तो छुपा कर की जाती है, क्योंकि विप्लवियों को भी मालूम है, क्रांतिकारियों को भी मालूम है कि सरकार को अगर भनक लगी तो वो जो है जीवित रहने नहीं देगी। तो इसीलिए इसमें ये भी कहा गया है बच्चों कि क्रांतिकारी की प्रारंभिक अवस्था में उनको समाप्त किया जाना चाहिए, उनको समाप्त किया जा सकता है, आसानी से वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास ना तो ठीक से हथियार होता है, ना ज़्यादा समर्थन होता है, ना ही उन्हें बाहर से कोई मदद मिलने की उम्मीद होती है, ना मिल रही होती है। ताकतवर तो वो तब बन जाते हैं जब बाहर से उनको बहुत बड़ी भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और विस्फोटक सामग्री, गोला बारूद की सप्लाई मिलने लगती है। ठीक है बच्चों, तब वो ताकतवर बन जाते हैं, तब उनको जो है दबाना, उनको जो है समाप्त करना जरा मुश्किल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए कठोर दंडात्मक कार्यवाही। कठोर दंडात्मक कार्यवाही देखिए, विप्लवी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानून एवं दंड का प्रावधान लागू किया जाना चाहिए, जिससे भयभीत होकर लोग विप्लवकारी गतिविधियों में लिप्त होने का साहस नहीं करेंगे। कहने का मतलब जो भी ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी विप्लवी कार्रवाई में सरकार द्वारा इस बात की घोषणा की जाए कि जो भी विप्लवी कार्रवाई में पकड़ा जाएगा, विप्लवी कार्रवाई में लिप्त होता पाया जाएगा, उसके विरुद्ध भयानक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इससे डर कर हो सकता है कि जो जनता है वो विप्लवकारी गतिविधियों में लिप्त होने की हिम्मत ना करें या विप्लवियों को मदद ना दें। ठीक है बच्चों, ये तभी संभव है जब सरकार आम जनता को संतुष्ट रखेगी तभी। अगर आम जनता मरती रहेगी बच्चों तो वो जो है किसी भी कानून को नहीं मानेगी, क्योंकि वो तो स्वयं मर रही है। कहते हैं ना, भूख से मरने से अच्छा है कि खा कर मरो। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों, देखिए एक आक्रामक कार्यवाही द्वारा विप्लव को समाप्त करने की प्रक्रिया। अब देखिए आक्रामक कार्यवाही द्वारा किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है विप्लव को। देखिए आक्रमण करके विप्लवी को उखाड़ फेंकने के संबंध में जो विद्वानों ने अपने मत दिए हैं इनमें भिन्नता है और इससे 3 प्रकार के विचार उभर कर सामने आ रहे हैं। वो तीनों विचार बच्चों इस प्रकार है। जैसे एक फ्रांसीसी विद्वान डेविड गैलुला ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले विप्लवी की शक्ति को नष्ट करनी चाहिए, विप्लवी की शक्ति को नष्ट करना चाहिए। यदि संगठन को पहले ही समाप्त कर दिया जाए तो अधिक लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जनता उन्हें तब तक समर्थन देती है जब तक उन्हें विश्वास रहता है कि विप्लवी में अभी भी लड़ने की शक्ति बनी हुई है। ये विचार जो है डेविड गैलुला का है बच्चों। इनका विचार है कि सबसे पहले विप्लवी की ताकत को नष्ट करना चाहिए, संगठन को नष्ट मत कीजिए। ठीक है, अगर संगठन को आपने समाप्त कर दिया तो अधिक लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता उन्हें तब तक सपोर्ट देकर संगठित करती रहेगी, तब तक उनको संगठित करती रहेगी जब तक उन्हें विश्वास रहेगा कि विप्लवी में अभी तक लड़ने की शक्ति बनी हुई है। ठीक है, ये उन परिस्थितियों में है जब तक कि जनता का शोषण सरकार कर रही है, तब तक जनता जो है विप्लवियों को सपोर्ट देती रहेगी। हाँ, अगर इसी के साथ में अगर जो है सरकार जनता को भी सपोर्ट करने लगती है, जनता का शोषण बंद करके उनके लिए जनता के लिए सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराना प्रारंभ करती है, तो संभवतः जो है जनता विप्लवियों का साथ नहीं देगी। ठीक है बच्चों, देखिए अगला विचार क्या सामने आता है। ब्रिटिश विद्वान थॉमसन टेलर ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि सबसे पहले
संगठन को समाप्त करना चाहिए। अब देखिए, डेविड गैलुला ने कहा है कि सबसे पहले संगठन को समाप्त मत कीजिए, ठीक है। अब थॉमस टेलर ने क्या कहा है, थॉमसन टेलर ने क्या कहा है कि सबसे पहले संगठन को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि संगठन ही विप्लवी को स्थानीय विप्लवी आपूर्ति एवं सूचनाएं प्रदान करता है। अब इनका विचार है कि पहले संगठन को समाप्त कीजिए, क्योंकि संगठन से ही विप्लवियों को नए नए समरतंत्र, नई नई सूचनाएं, नए नए जो है क्या बोलते हैं कार्रवाई के आदेश मिलते रहते हैं। इसलिए जब तक संगठन रहता है तब तक विप्लवी अपना काम बराबर करते रहते हैं। बच्चों, ये कात नहीं है, ये है काम। यानी जब तक जो है संगठन रहता है तब तक विप्लवी अपना काम बराबर करते रहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, थॉमसन टेलर ने क्या कहा है, सबसे पहले संगठन समाप्त कीजिए। संगठन से ही विप्लवियों को नया आदेश जारी होता है, नए समरतंत्र, नई कार्यवाही का आदेश मिलता है। बाकी सैनिक जो 2-4 मरते रहते हैं, विप्लवी वो संगठन उनको भर्ती करता रहता है। तो ऐसे में विप्लवी समाप्त नहीं किया जा सकता। विप्लव का संगठन समाप्त पहले किया जाना चाहिए, बाकी सैनिक तो विप्लवी बार बार भर्ती करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब जो तीसरा जो है वो विचार है बच्चों, ये है प्रमुख विद्वान अलेक्जेंडर के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, राजनैतिक संगठन और विप्लवी संगठन दोनों को एक साथ आक्रमण करके नष्ट करना चाहिए और विप्लवी को उभरने का अवसर नहीं देना चाहिए, तभी वे शीघ्र ही कमजोर होंगे एवं आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं। अब इनका विचार ये था अलेक्जेंडर का कि बगैर राजनैतिक संगठन के विप्लवी संगठन होने के कोई चांस नहीं होते, ठीक है। बगैर राजनैतिक मदद के, बगैर राजनैतिक सहयोग के कोई भी विप्लवी संगठन उठ नहीं सकता, ठीक है। इसलिए इनका विचार है कि विप्लवी संगठन तथा उनका जो राजनीतिक स्वरूप है, जो उनको राजनीतिक संगठन जो उनको मदद कर रहा है, या विप्लवी संगठनों का जैसे कम्युनिस्ट पार्टी भी बच्चों राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, जो कि एक प्रकार से कभी नक्सलवादियों, अलगाववादियों की पार्टी हुआ करती है, ठीक है, माओवादियों की पार्टी हुआ करती है। तो ऐसे जो है राजनीतिक संगठन यानी विप्लवी संगठनों के राजनीतिक स्वरूप और राजनीति से जहां उसको मदद मिल रही है, जहां से शक्ति मिल रही है, उन दोनों को आक्रमण करके नष्ट कर दीजिए, नष्ट करना चाहिए। विपक्षी को, विप्लवी को उभरने का अवसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे तभी शीघ्र ही कमजोर होंगे और आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं। अर्थात इन्हों ना तो राजनीतिक सहयोग मिलेगा, संगठन नष्ट हो जाएगा तो सब इकट्ठे ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बाकी छिटपुट जो बचेंगे वो लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। बच्चों बस इतना ही आप समझ लीजिए, विप्लवियों का एक ही मूल मंत्र, ठीक है, कौन सा है वो, विप्लव की कार्रवाई में ये विप्लवी जो होते हैं, क्रांतिकारी जो होते हैं, गुरिल्ला सैनिक जो होते हैं, और दूसरी तरफ होती है गवर्नमेंट या सरकार। इनमें जो है सत्ता पे वही करेगा, वही राज करेगा, उसी के हाथ में सत्ता रहेगी जिसके साथ में जनता रहेगी, ठीक है बच्चों। मूल मंत्र यही है, जनता जिसके साथ में, सत्ता उसके हाथ में, ठीक है। जनता विप्लवियों के साथ में है तो धीरे धीरे होकर संपूर्ण सत्ता पे विप्लवी अधिकार कर रहेंगे। अगर जनता जो है सरकार के साथ में है तो सरकार के सत्ता पे अधिकार विप्लवी कभी नहीं कर पाएंगे, बल्कि सरकार अपनी कार्रवाइयों के द्वारा विप्लवियों को ही समाप्त कर सकती है, ठीक है बच्चों। चलिए, ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप लोग आराम से पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन के बारे में, ठीक है बच्चों। चलिए।